नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जायरोबिज़ में, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। तो हम लोग जो भी लेटेस्ट नए वीडियोज़ डालेंगे हमारे चैनल में उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप सबको कि इस वीडियो में जो भी सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले या स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको रिकमेंडेशन ना समझें, वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च है। अगर आपको मार्केट में कोई भी डीलिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सबसे पहले अपना ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च खुद से कर लें और उसी के बाद कोई बाय या सेल का एक्शन लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में, और माइनिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में हो रहा है उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो देखिए, माइनिंग का मतलब जो हिंदी में हम कहते हैं खुदाई करना। तो जब भी हम ग्राउंड माइनिंग करते हैं तो उसका एक पर्पस रहता है कि हम कुछ ऐसे मिनरल्स निकालें जो मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, जिसका जो यूज़ है, जो एप्लीकेशंस है, वो अलग अलग सेक्टर्स में होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे मेजर जो माइनिंग होता है मेटालिक या नॉन मेटालिक में, वो ये सब मिनरल्स का होता है, जो होता है बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन और लिग्नाइट, ये सब मिनरल्स का होता है। और मिनरल फ्यूल मतलब जो मिनरल्स यूज़ होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, वो होता है कोल और लिग्नाइट। तो इसका जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी अलग अलग सेक्टर में होता है, और माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है कोई भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा माइनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिनरल्स और नॉन मिनरल्स का जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा, जो प्रोडक्शन बढ़ के आएगा, उसके एप्लीकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कंट्री अपने माइनिंग एक्टिविटी पे काफ़ी फोकस करे और जितना हो सके वो अपने कंट्री में माइनिंग के लिए देखें, जहाँ जहाँ पे भी उसको डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इंडिया में जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका एक मेन रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं उसके लिए मिनरल्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप हाईवे कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो, या फिर आप बिल्डिंग या टावर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऑटो मोबाइल के डेवलपमेंट के लिए, आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होता है नेशनल या सेंट्रल लेवल पे, जो हाईवेज बनते हैं स्टेट लेवल्स पे, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टील हो या फिर आयरन ओर हो, और उसके साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट भी लगता है ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो उसके लिए कोल का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट के कुछ सालों में, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया है। तो उसके लिए पावर और सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आप देखेंगे जो मेजर माइनिंग एक्टिविटीज़ है, कोल का आप देख लीजिए या फिर आप स्टील का देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो कोल प्रोडक्शन का जो है वो 11% से बढ़ा है, और वहाँ पे स्टील प्रोडक्शन आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट जो है 5.81 मेट्रिक टन का जो है 2023 में जो है इसका प्रोडक्शन हुआ है, जो काफ़ी बड़ा क्वांटिटी है। इसके साथ ही आप देखेंगे क्रूड स्टील जो प्रोडक्शन है 125 मिलियन टन का हुआ है, और देखेंगे कोविड लेवल का जो है वो प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब काफ़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इंक्रीज हुआ है, और इसका मेन रिक्वायरमेंट वही है, जैसे मैंने आपको बताया है, इंफ्रा ग्रोथ जो हो रहा है इंडिया में, उसकी वजह से जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। आप देखेंगे कोल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा जंप लिया है। करेंटली देखेंगे FY23 में 893 मेट्रिक टन का जो है वो कोल प्रोडक्शन हुआ है, जो पिछले साल में था, मतलब FY19 में था 728 मेट्रिक टन का। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 100 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा का जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ गया है इन कोल प्रोडक्शन, इन कोल एक्टिविटीज़। उसके साथ एल्यूमिनियम का भी जो है प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, और जितने भी सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी सेक्टर आप ले लो या इंफ्रा सेक्टर आप ले लो, उन लोग मेन देखते हैं कि जितना ज़्यादा आप इन हाउस माइनिंग करते हैं उनको भी रॉ मटेरियल चीपर प्राइस में मिलता है। इसके लिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इन हाउस माइनिंग हो रहा है, मतलब सेम कंट्री में माइनिंग हो रहा है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रॉपर है, पॉलिसीज अपनी जगह पे है, तो देयर इज़ अ चांस कि उनको थोड़े कम रेट में भी मिल सकता है। यूजुअली ट्रेंड ये रहा है कि हमने ज़्यादा जो इंपोर्ट किया है अभी तक वो चाइना से ही किया है, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा हैवी माइनिंग करता है ये सब मिनरल्स और नॉन मिनरल्स का। तो अभी तक जो है इंडिया चाइना से ही ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में जो है ट्रेंड बदला है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है जो माइनिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। अब देखेंगे मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मिनरल है वो चाइना में ज़्यादा बन रहा है, राइट। चाइना में ये आप देखेंगे मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद USA है,
टर्की है और 5th नंबर पे आता है इंडिया। लास्ट में आता है यूएई जो सऊदी अरेबिया जिसको कवर करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में ही होता है। तो अब देखेंगे चाइना का जो माइनिंग इंडस्ट्री वो काफी बड़ा है। इनफैक्ट मैक्सिमम जो मेटल्स आप देखेंगे एल्यूमिनियम हो गया या फिर सीमेंट हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब आपको चाइना में ही मैक्सिमम जो है माइनिंग आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट 40 to 50% ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज जो है वो लास्ट 30 सालों में ग्लोबल डिमांड जो सप्लाई किया जा रहा है वो चाइना की तरफ से ही सप्लाई हो रहा है। अब देखेंगे 1500 मेजर माइनिंग एक्टिविटीज है चाइना में। उसमें से देखेंगे $27 बिलियन का जो टैक्स रेवेन्यू है चाइना का वो सिर्फ माइनिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। और चाइना भी काफी हैवी स्पेंडिंग करता है अपने माइनिंग एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए। $200 बिलियन उसने ऑलमोस्ट स्पेंड किया है 1 साल में अपनी माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि उन लोग काफी ज्यादा फोकस करते हैं अपने डिपॉजिट्स को एक्सकेवेट करने के लिए। लेकिन लास्ट कुछ सालों में ट्रेंड बदले हैं। इसका एक रीजन रहा है कि माइनिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज को काफी अफेक्ट किया है चाइना के, और बहुत ज्यादा मेटल पोल्यूशन हुआ है चाइना में। और इसी वजह से उनकी जो क्रॉप्स है और लोकल ड्रिंकिंग वाटर है और एयर क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा खराब हुआ है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना क्या कर रहा है कि वो अपने जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल में ला रहा है। पहले जितना माइनिंग अभी वहां पे हो नहीं रहा है। तो अब देखेंगे वहां पे जैसे मैंने बताया आपको टॉक्सिक आफ्टरमैथ ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग। इसका मतलब यही हो गया कि आप जितना ज्यादा माइनिंग करेंगे आपके एनवायरनमेंट को उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। देखिए माइनिंग करने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे भी काटने पड़ते हैं। और चाइना जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, तो उन लोग ज़्यादा एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखे और इसी रीज़न से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो अभी समझ पा रहा है। और इसी रीज़न से जो है उन लोग ने अपने माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए स्टेप्स लेना शुरू किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वन ऑफ द स्टेप्स जो वो ले रहे हैं वो होता है ग्रीन माइन। ग्रीन माइन बेसिकली यही होता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज फॉर्म करते हैं और वो पॉलिसीज होते हैं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। मतलब कुछ एरियाज में आप माइनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे पेड़ काटना जो है अलाउड नहीं है। इनफैक्ट माइनिंग एक्टिविटीज करने के टाइम पे जो भी पोल्यूशन होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। वाटर पोल्यूशन जो है उसको कैसे प्रिवेंट करें या कम करें, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस गया है। तो इन लास्ट के कुछ सालों में क्योंकि चाइना की माइनिंग एक्टिविटीज कम हुए हैं, स्पेशली कोविड के दौरान और कोविड के बाद, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहा है इंडिया के लिए। तो जो भी ग्लोबल सप्लाई ऑफ मेटल या नॉन मेटल जो है वो कम हो गया है, तो इंडिया ट्राई कर रहा है इस पोटेंशियल को टैप करने का कि मैक्सिमम सप्लाई अब हमारे यहाँ से हो। तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है। अब देखेंगे ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का जो है वो मोनेटाइजेशन कर रहा है एसेट्स का, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। पीएलआई भी उन्होंने लाया है। पीएलआई मतलब पब्लिक लिंक इंसेंटिव, इसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, आई एम सॉरी। इसमें कैसा होता है कि आप जितना ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली वो टैक्स बेनिफिट होता है, लैंड जो है आपको थोड़ा चीपर वे में मिल जाता है। तो ये जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है कि हम चाइना को पीछे छोड़ सके और जितना मेटल्स हो गया या नॉन मेटल्स हो गया उसका जो प्रोडक्शन हो गया या माइनिंग एक्टिविटी हो गया वो हम लोग इंडिया में ही करें। उसके अलावा कुछ नए पॉलिसीज भी ला रहा है, एनैक्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल पॉलिसी। ये कुछ एक्ट्स भी पास किए गवर्नमेंट ने। इससे क्या होता है कि जितने मेटल्स का रिक्वायरमेंट है, जो अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल पे रिक्वायरमेंट होता है, उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज कर रहा है, जिससे कि कंपनीज जो भी इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको रेगुलेटरी हर्डल ज़्यादा ना मिले। तो ट्राई कर रहा है कि अगर चाइना को पीछे छोड़ना है तो हमें हमारे यहाँ पे पॉलिसीज को ईज करना पड़ेगा, जिससे कि जो इधर के इंडस्ट्रीज है वो चाइना से नहीं बल्कि यहाँ से इम्पोर्ट करे, यहाँ से आई मीन अपने रॉ मटेरियल खरीदे। और वो तभी हो पाएगा जब हम ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि कॉस्ट हमारा कम हो जाए ऑफ रॉ मटेरियल। तो आइए समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स माइनिंग एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। देखिए पहला जो फैक्टर होता है वो सप्लाई एंड डिमांड। देखिए कोई भी बिजनेस में सप्लाई और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दो फैक्टर को समझ लिया तो आप अपना प्रोडक्शन उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से माइनिंग एक्टिविटीज में भी सप्लाई और डिमांड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंडस्ट्री ट्रेंड पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई रॉ मटेरियल का कब बढ़ने वाला है, कब गिरने वाला है, और उसके हिसाब से आपको सप्लाई एंड डिमांड मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड होता है इंडस्ट्री ट्रेंड, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए हर सेक्टर हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहता।
जैसे आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर कभी-कभी जो है ठंडा पड़ जाता है डिपेंडिंग ऑन पॉलिसीज। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है कंट्री का, तो वो टाइम पे ऑटो के सेल्स गिर जाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है वो स्लो पड़ रहा है, तो ऑटो के जो सेल्स है गिर जाते हैं। क्रूड ऑयल का जो कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो ऑटो के सेल्स गिर जाते हैं। तो माइनिंग एक्टिविटीज भी उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है। एनर्जी का जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो कम या ज्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से भी माइनिंग एक्टिविटी जो है मैनेज करना पड़ता है। थर्ड जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिए, माइनिंग करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट? आपको हैवी मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्वारीज़ की भी ज़रूरत होती है। क्वारीज़ में जो एक्सकैवेशन करने के लिए जो हैवी मशीनरीज़ होता है या ऑटोमोबाइल आप मान लो, उनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। लेबर कॉस्ट भी आपको देखना पड़ता है। तो अगर ये सब करने के बाद अगर आपने अपना जो कॉस्ट है माइन किया हुआ, जो अपने प्रोडक्ट्स निकाले, आयरन ओर बोल लो या स्क्रैप मेटल बोल लो, अगर आपने उस चीज़ को एक सर्टेन कॉस्ट पे ला दिया, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री आपसे वो मेटल्स खरीदेगा, वरना वो अल्टीमेटली चाइना जैसे ऐसे कंट्री से इंपोर्ट करेगा जहाँ पे उनको सस्ता मिल रहा है। एक और एक पॉइंट जो इफेक्ट करता है वो होता है कॉस्ट ऑफ शिपिंग। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप प्रोडक्शन करेंगे और पूरा चीज़ अपनी कंट्री में सप्लाई करेंगे, वैसा होने नहीं वाला है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको दूसरे कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि यूएसए में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ होता है, चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा इंफ्रा एक्टिविटीज़ होता है। ये दो कंट्रीज़ का रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है। तो अगर आप प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल का, तो आपको एक टारगेट करना पड़ेगा कि ये सब कंट्रीज़ को आप सप्लाई कर पाए, और सप्लाई होता है शिपिंग से, मैक्सिमम शिपिंग से सप्लाई होता है। तो आपको अपना शिपिंग का जो है लॉजिस्टिक्स जो है वो अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कि कॉस्ट आप कम से कम रख पाए, जिससे कि वो कंट्रीज आपसे इंपोर्ट करें। अच्छा, एक चीज समझते चाइना इकोनॉमी। देखिए, चाइना जो है हाफ ऑफ ग्लोबल एनुअल सप्लाई ऑफ स्टील जो है वो यूज करता है। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इतना बड़ा है कि अभी तो उनको प्रॉब्लम हो गया है कि इतना ज्यादा उन्होंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर दिया है जो उनके खाली जा रहे हैं, कोई सेल्स ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन उनका रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं स्टील। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपने चाइना का जो इकोनॉमी है वो समझ लिया और वहाँ का रिक्वायरमेंट और डिमांड समझ लिया, तो आप उधर भी सप्लाई कर सकते हैं, राइट? एक और एक पॉइंट है टाइम ऑफ द ईयर। देखिए, काफ़ी डिपेंड करता है कि कौन से टाइम में आपको सप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे जो हॉलीडेज हो गए, वेदर सीजन्स हो गए अलग अलग, वो टाइम पे इफेक्ट कर जाता है सप्लाई। जैसे कि विंटर्स के टाइम पे जो माइनिंग एक्टिविटी वो कम हो जाता है, क्योंकि जो माइंस का टेम्परेचर है वो सब जीरो चला जाता है। इसके लिए आप देखेंगे रशिया में जो माइंस है, चाइना में जो माइन है, वो विंटर के टाइम में, स्पेशली दिसंबर के टाइम में बंद हो जाते हैं। लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वैसा नहीं है, वो इतना हार्श नहीं है, इतनी ठंड नहीं पड़ती, और इसके लिए यहाँ का जो माइनिंग एक्टिविटी वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, करेक्ट? तो इसकी वजह से जो है हम लोग को टाइम ऑफ द ईयर का असेसमेंट भी होना चाहिए कि कौन से टाइम में दूसरे कंट्रीज में माइनिंग एक्टिविटी कम हो रहा है या बंद हो रहा है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। वैसे ही बारिश के टाइम पे जो है माइनिंग एक्टिविटी बंद करना पड़ता है, क्योंकि माइंस फ्लड हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपके लेबरर्स हैं उनके जान को खतरा रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से माइन से पॉइजनस गैस निकल सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी कंपनी रही है वेदांता, उनका तमिलनाडु में एक इशू हुआ था कि वहाँ पे रेगुलेटरी इश्यूज फॉलो नहीं किए गए थे, वर्कर्स के हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया था, और इसकी वजह से वहाँ का जो कॉपर प्लांट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था और माइन एक्टिविटी वहाँ पे बंद कर दिया गया था। ट्यूटिकॉन करके वहाँ पे एक जगह है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक करनी पड़ती है अगर आप माइनिंग कर रहे हैं। एक और पॉइंट है सब्सटीट्यूशन कॉस्ट। सब्सटीट्यूशन कॉस्ट मतलब देखिए, अगर आप कोई एक चीज़ का माइनिंग कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल जो है अगर वो कोई दूसरे चीज़ से रिप्लेस हो सकता है तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम का रिक्वायरमेंट काफ़ी रहता है ऑटोमोबाइल में, राइट? लाइट वेट ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाने के लिए। लेकिन आजकल कार्बन फाइबर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि एक ऑटोमोबाइल का स्पीड बढ़ाया जा सके, पेट्रोल कंजम्पशन कम किया जा सके और उसका एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके। तो अगर कार्बन फाइबर जो है वो रिप्लेस करने लग गया स्टील को या एल्यूमिनियम को, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा माइनिंग एक्टिविटी के बिजनेस को। तो ये सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब आइए समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमें माइनिंग एक्टिविटी पे या माइनिंग सेक्टर पे पैसा लगाना है।
तो पहला तो इंडियन कंपनी एनएमडीसी। तो एनएमडीसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये बेसिकली आयरन ओर का माइनिंग करता है, डायमंड का माइनिंग करता है, स्पॉन्ज आयरन का भी माइनिंग करता है, जिसका रिक्वायरमेंट विंड पावर में भी होता है। तो एक काफ़ी बड़ा कंपनी है, गवर्नमेंट का कंपनी, और अच्छा डिविडेंड देता है, करीबन 8 से 9% का साल का डिविडेंड देता है। एक दूसरा कंपनी वेदांता, जैसे मेरी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले वेदांता के बारे में। वेदांता भी एक काफ़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, जो काफ़ी ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ऑयल एंड गैस भी माइनिंग करता है, उसके साथ जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और भी ये माइनिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, करीबन 9% से लेकर 16 से 20% का भी एनुअल डिविडेंड वेदांता देती है। इट्स अ वेरी गुड माइनिंग कंपनी। और लास्ट हो गया कोल इंडिया। और कोल इंडिया जैसे आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि कोल का माइनिंग करता है, और जैसे कोल का आपको पता है रिक्वायरमेंट होता है थर्मल एनर्जी में। तो अगर आपको पावर जनरेशन करना है तो आज भी 70% ऑफ पावर जनरेशन वो कोल से ही होता है, थर्मल बेस्ड ही होता है इंडिया में। तो कोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हाल ही में जो है कोल इंडिया को लाइसेंस भी मिला है दूसरे चीज़ों का माइनिंग करने के लिए, तो उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ सकता है यहाँ से। 7% जितना कोल इंडिया डिविडेंड देता है साल का। ठीक है, तो ये था माइनिंग के ऊपर एक छोटा सा समरी हमारी तरफ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म करने के पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जैसे आपको पता होगा हम लोग एंजल वन के फ्रेंचाइजी यानी कि ऑथराइज पर्सन है। मतलब बेसिकली हम लोग एंजल वन के सब ब्रोकर्स है जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं एंजल वन के साथ, और आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं हमारे थ्रू। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, आईपीओ में, बॉन्ड्स में, हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमारे साथ ओपन करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग करने के एडवाइजेस भी देते हैं, और उसके साथ आप हमारे साथ चैनल पार्टनर भी बन सकते हैं। चैनल पार्टनर में अगर आप क्लाइंट्स लाते हैं हमारे लिए एंजल वन में तो आपको उसके काफ़ी ज़्यादा कैश बेनिफिट्स मिलेंगे, और हम लोग रेवेन्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।